तो हमारे यहाँ जो शल्य चिकित्सा का विस्तार था, जिसका मूल ग्रंथ सुश्रुत संहिता है, और एक से एक शल्य के उसमें क्रियात्मक अनुभव दिए हुए हैं, उनसे हम दूर हो गए। ऐसी स्थिति में त्वरित लाभकारी औषधियों के लिए तत्कालीन वैद्यों ने चिंतन किया। तो त्वरित लाभकारी औषधियों में रस चिकित्सा का प्रादुर्भाव हुआ। रस में धातुओं का सम्मिश्रण होता है। रस का मतलब सामान्य लोग रस एक तरल पदार्थ से लेते हैं कि आप रस बता रहे हैं, और है तो टेबलेट में, है तो पाउडर। तो ये एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा धातुओं पर पहले परीक्षण किया गया, शरीर पर क्या उसका प्रभाव होगा। तो भस्म का मतलब होता है राख, और राख पानी पर अगर आप रखेंगे तो वो तैरेगी, वारितर जिसको बोलते हैं। अगर उसमें धात्विक अंश होगा तो नीचे बैठ जाएगा। ऐसी स्थिति में मैंने एक बहुत बड़ा लेख लिख करके और दैनिक आज प्रेस बांसमंडी गए। उस समय ये मामला काफ़ी जोरों पे था। वैद्यों ने भी उसका विरोध किया और उसका वक्तव्य भी छपा। उसके अगले हफ्ते डॉक्टर साहब ने और एक कठोर शब्द का प्रयोग किया, आलम साहब ने, कि जिन वैद्य महानुभावों ने ये बात कही, क्या उन्होंने चरक सुश्रुत के कभी दर्शन भी किए हैं? हमें बहुत क्रोध आया और सब कार्य छोड़ करके उसी में जुट गए, और 2 ही 4 दिन के बाद हम वहां पहुंच गए। सहायक संपादक से हमारी भेंट हुई, विजय सिंह विद्यापति उनका नाम था। तो करीब आधा घंटे हमारी वार्ता हुई, और उन्होंने हमारा जो लेख था अगले हफ्ते रविवार का जो संपादकीय निकलता है ऊपर, सबसे ऊपर 6 कॉलम में निकला कि आयुर्वेदिक भस्मों से गुर्दा रोग की सफल चिकित्सा संभव। ये उसका मुख्य हेडिंग था। कुल मिलाकर के उसमें विवरण देने के बाद अंत में मैंने आलम साहब से कुछ प्रश्न किए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पाश्चात्य चिकित्सक ने भारतीय औषधियों का प्रयोग किया। मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया आलम साहब से ये बताने का कष्ट करें कि गुर्दा रोग में या किसी रोग में किन किन भस्मों का आपने प्रयोग किया, और वो भस्में स्वनिर्मित थी या किसी कंपनी की खरीदी हुई थी। स्वनिर्मित थी तो किस विधि के द्वारा बनाई गई थी? अगर कंपनी खरीदी हुई थी तो किस कंपनी की आपने खरीदी? और खरीदने के बाद या स्वनिर्मित करने के बाद आप उनका परीक्षण किया, सही बनी कि नहीं बनी? अगर परीक्षण किया तो किस विधि के द्वारा किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ये जब मैंने प्रश्न किया, इसके 15 दिन बाद फिर हम प्रेस में गए और मैंने पूछा कि आलम साहब का कोई उत्तर आया? उन्होंने कहा आपने उत्तर योग्य रखा ही नहीं। खैर वो बात खत्म हो गई। इसके बाद अभी हम समझते 15-16 साल या 20 साल हो गए होंगे, अशोक मसाले नएगंज में उन्होंने एक डायबेटा पाउडर निकाला, त्रिभंग भस्म युक्त, उसमें लिखा त्रिभंग भस्म युक्त। तो वरिष्ठ एलोपैथी चिकित्सक विनोद मिश्रा, उनका एक वक्तव्य आया जैसे आलम साहब ने दिया था, और उसी के 2-4 दिन बाद उसका उन्होंने उद्घाटन किया अशोक मसाले में। उसका भी बैनर हम मतलब जब उसको हमने देखा कि उसको ये प्रशंसा कर रहे हैं, प्रयोग की संस्तुति कर रहे हैं, तो फिर हमने वक्तव्य दिया कि त्रिभंग भस्म युक्त जब लिखा है, अब आप वो कहते भस्मों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो उसका उद्घाटन अब करने क्यों चले गए? इस प्रकार से आज बाबा रामदेव ने आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, अच्छी बात है।
एलोपैथी चिकित्सक उनके पीछे भी पड़े। तो हमारा मतलब ये है कि जो हमारी सनातन परंपरा की अत्यंत प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, उस पर जो विश्वास है उसको एलोपैथी चिकित्सक डगमगा रहे हैं, और जिससे कि हमारी चिकित्सा पद्धति फले फूले और उसका विस्तार। 10-15 मिनट। जबकि जो एलोपैथी चिकित्सा है वो व्यावसायिक चिकित्सा है, और हमारी आयुर्वेद जो है, आयु का मतलब होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है उसको आयु कहते हैं। और वेद माने जानना। वेद शब्द 4 धातुओं से निष्पन्न होता है, विज्ञाने विविचारे विसंताय विद्लाभे। यहाँ पर ज्ञाने शब्द से है जानना, आयु के संबंध में जानना है कि उस आयु में हम शरीर की सुरक्षा किस प्रकार से करें। प्रातः काल उठ करके और रात्रि में शयन के पश्चात दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, इसके संदर्भ में चिंतन करना, और उसमें यदि कोई व्यवधान हो गया है, रुकावट आ गई है जिससे कि रोग उत्पन्न हो गया है, उस रोग का उपचार करना, यह आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद के विस्तार से 8 अंग माने: काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, कौमार भट्ट, प्रसूति तंत्र, आगत तंत्र, रसायन और बाजी तंत्र। ये 8 वर्गों में इसको विभक्त किया गया। तो सबसे पहले नाम आता है काय चिकित्सा। काय माने शरीर, जिसको अंग्रेजी में कहते जो नए चिकित्सक को फिजिशियन। औषधि के द्वारा रोगोपचार, उसकी जो व्यवस्था है हमारे आदि महर्षि अग्निवेश ने इस पर विचार किया, और उन्होंने काय चिकित्सा के संदर्भ में जो तंत्र की रचना की, उसका प्रतिसंस्कार महर्षि चरक ने किया। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरकस्तु प्रतिसंस्कृते। तो महर्षि चरक, जिन्होंने आयुर्वेद की वनस्पतियों द्वारा, प्राकृतिक वनस्पतियों द्वारा स्वास्थ्य की रक्षा, रोगोपचार की जो व्यवस्था बनाई, आयुर्वेद को सबसे पहला उसे स्वीकार किया गया। आज पावन पर्व हम मना रहे हैं, क्योंकि उनका जन्म आज श्रावण शुक्ल पंचमी, जिसको नाग पंचमी के नाम से भी पुकारते हैं, तो इस दिन उनका जन्म हुआ था। और पंच का मतलब पंचमहाभूत, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, जिससे शरीर की या सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो उस पंचमी के दिन पंच तत्व से संपृक्त ऐसे महान ऋषि आयुर्वेदज्ञ का जन्म हुआ, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। और चरक संहिता में सूत्र स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। सूत्र माने जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फार्मूला। तो सूत्र रूप में आयुर्वेद के जो नियम है, व्यवस्था है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्था कुरुपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पूर्णम बहुधेयम पितामह, ये चरक संहिता का मूल मंत्र है। हेतु माने रोग का कारण। आयुर्वेद में रोग के कारण पर हम विचार करते हैं, एलोपैथी में लक्षण पर विचार होता है। हम कारण में जाते हैं, इस रोग का कारण क्या है। हेतु माने कारण, और लक्षण का मतलब जो तात्कालिक वर्तमान रोगी का माने स्वरूप है, देखने से, स्पर्श करने से, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों से हम उसका निर्णय लेते हैं। और तीसरी बात औषधि का ज्ञान। आज वनस्पतियों से हम दूर होते जा रहे हैं,
सामान्य सी वनस्पति के बारे में या त्रिकटु का नाम ले लें तो सोंठ और काली मिर्च के बारे में लोग जानते हैं सामान्य, लेकिन छोटी पीपर के बारे में लोग नहीं जानते। ये छोटी पीपर क्या होता है? तो जैसे त्रिफला है, अमला है, बहेड़ा, वैसे त्रिकटु और तीनों त्रिदोष का समन करते हैं। तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम, जो स्वस्थ है, हाइजीन स्वस्थ वृत्त के लिए, और आतुर माने जो रोग पीड़ित है उसके लिए ये विशेष विचारणीय महत्वपूर्ण। यह मूल सूत्र हमने चरक संहिता में हमारी समझ में आया। दूसरी बात, स्वस्थ का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें तीन चीजें मुख्य ध्यान देने योग्य है। ये चरक संहिता का कथन है। क्या? आहार ऋतु के हिसाब से, शारीरिक अवस्था के हिसाब से, शारीरिक संरचना के हिसाब से किस ऋतु में क्या किसको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज व्यक्ति प्रकृति से दूर होता जा रहा है। बेफसली चीज लोग फैशन में खा रहे हैं। जब 2 रुपए 4 रुपए किलो कोई चीज होगी फसल में, उसको नहीं, 50 रुपए 100 ग्राम, हाँ लाओ। तो प्रकृति से आप दूर होते जा रहे हैं। आहार और भोजन का समय सुबह 11 बजे तक हो जाना चाहिए। जो जठराग्नि जो है वो 11 बजे तक बड़ी तीव्र होती है, इसके बाद वो धीरे धीरे मंद होती जा रही है। आजकल जो फैशन में 2 बजे 2:30 बजे लोग भोजन करते हैं, उस समय अग्नि शांत हो जाती है, तो भोजन का पाचन जो होना चाहिए नहीं हो पाता है। एसिडिटी, अम्लपित्त जिसको कहते हैं, इस प्रकार के खट्टी डकार उबकाई उल्टी, इस प्रकार से रोग होते हैं। तो आहार का जो समय है वो भी एक निर्धारित है, प्रातः काल और सायंकाल से। तो नंबर 1 आहार। दूसरी चीज निद्रा। जितना भोजन आवश्यक है उतना सोना भी आवश्यक। आज लोगों की नींद भाग गई, छोटे से लेकर के बड़े तक मानसिक रोग से पीड़ित है। मानसिक तनाव, उलझन, डिप्रेशन, अवसाद जिसको कहते हैं, ये क्या है? शारीरिक रोग से ज्यादा कष्टकारी मानसिक रोग। शारीरिक रोग की चिकित्सा सरल है और मानसिक रोग की कठिन। और मानसिक रोग के द्वारा जो शारीरिक रोग अगर हो जाए तो बहुत ही कठिन, किसको समझना कठिन है। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनको मरीज से पूछा जा सकता है, कुछ ऐसे होते हैं नहीं पूछा जा सकता है या मरीज छिपाता है। तो जब तक स्पष्ट तथ्य नहीं होंगे, लक्षण स्पष्ट नहीं होंगे या पूर्वानुमान सही नहीं होगा, तो चिकित्सा निदान कठिन है, चिकित्सा सरल है? रोग का निर्णय करना ये कठिन है, चिकित्सा कठिन नहीं है। तो निद्रा भी आवश्यक है। हम तो कहते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, जो भी आते हैं, 35 वर्ष हमने महाविद्यालय में सेवा की, उन्नाव में डीएसएन कॉलेज में। तो एक से एक सबसे संपर्क हुआ, विभिन्न व्याख्यान हुए, हमने यही कहा 2 चीजें छोड़ दो, चिंता क्रोध। चिंता क्रोध जो मानसिक रोग के मूल कारण है। चिंता करने से कोई काम बनता नहीं, बन जाता हो बता दो, हैं? या क्रोध करने से कोई काम बन जाता है तो बता दो, हैं? अपनी वाणी प्रभावित और दूसरी से क्रोध करो, पता नहीं होगा उसका प्रतिकार करें। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यं समर्पय, तो तेरा तुझको अर्पण, ईश्वर पर समर्पित कर दो। हम अपना उदाहरण सबको देते हैं। हमारे ऊपर एक से एक भयंकर समस्याएं आई और समस्याओं का हमने समाधान किया। एक बार प्रसंग बस बता रहे हैं, शिक्षा सचिव जो उत्तर प्रदेश में एक होते हैं, उच्च शिक्षा सचिव, उन्होंने आदेश किया
रजिस्ट्रार कानपुर यूनिवर्सिटी को कि हमारे खिलाफ FIR लिखा दे 2012 में। तो हमारे खिलाफ FIR लिख हो गया कल्याणपुर थाने में। ऐसी ऐसी धाराएं लिखाई कि हाई कोर्ट से नीचे उसकी जमानत हो ही नहीं सकती। वो हाई कोर्ट माने 50,000 खर्चा। तो वो चाहते थे कि हमारे विषय को भ्रमित करके दूसरी तरफ मोड़ दें। जब FIR हो गया, हर व्यक्ति ने हमको कहा निशा जी आप जमानत कराओ, न जेल हो जाएगी। हर एक ने हमको भयभीत किया, लेकिन हम भयभीत नहीं हुए। लोगों ने कहा काले जाना बंद कर दो। हम कहा काले रोज आएंगे और बीच में कुर्सी डाल के बैठे थे पैदाई तो जिसको गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। यहाँ तक एक MLC उन्नाव के है, बड़े पुराने MLC हैं, राज बहादुर सिंह चंदेल, उनसे हमने कहा कल मिश्रा जी जमानत तो आपको करा ही पड़ेगी, विधान परिषद जमानत थोड़ा करा दी है। हमने कहा ऐसा है आप हमारा मामला विधान परिषद में रख दीजिए और हमको अंदर पेश करिए, बहस हम कर लेंगे। खैर हमारा मामला पेश हुआ, हमको अंदर वहाँ चंदेल साहब ने कर दिया। शिक्षा सचिव, क्षेत्रीय अधिकारी सबको बुलाया गया, MLC सब बैठे। 20 मिनट हम विधान परिषद बोले थे। जब बोले तो चेयरमैन जो थे उन्होंने डांटा शिक्षा सचिव को, मिस्टर वेंकटेश 420 आपने की है, FIR आपके खिलाफ होना चाहिए। ओम शंकर से इसका क्या संबंध है? तुरंत इनका नाम जो है आदेश करिए, FIR से नाम इनका वापस किया जाए और पत्रावली के रखरखाव संचरण संबंध जो बाबू है उसके खिलाफ FIR लिखाई जाए। ये चेयरमैन ने कहा। अगले दिन शिक्षा सचिव ने फैक्स किया कि इनका नाम तुरंत FIR से वापस लें और बाबू खिलाफ FIR लिखें। उसके अगले दिन हमारा नाम वापस हो गया और अज्ञात बाबू के खिलाफ FIR लिखवा दिया रजिस्ट्रार में। उसकी भी नकल हमने निकलवाई। हमने उल्टी लिखा पढ़ी शुरू की। रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसको अपने बाबू का नाम नहीं मालूम। इसका मतलब किसी कर्मचारी कोई दोष नहीं, जो हेरफेर किया है कोई सचिव ने किया। 6 महीने दौड़े फिर केस वापस। खैर मतलब बताने का मतलब ये है कि हम भयभीत नहीं हुए। हमारे अलावा कोई भी होता पहले क्या करता, जमानत कराता, और जमानत में फौजदारी मुकदमा, और फौजदारी मुकदमा आज भी खत्म नहीं होता। फूलन देवी नाम सुना होगा, 47 साल या 43 साल बाद अब निर्णय हुआ, दोनों पार्टियां खत्म हो गई, दोनों सब, तब क्या फायदा होता। हमारा मतलब कभी भयभीत मत हो, कभी चिंता मत करो, कभी मत सोचो, कभी क्रोध मत करो, ईश्वर पर छोड़। तो ऐसा करेंगे नींद बढ़िया आएगी। हम फिर वहीं पे आ गए, निद्रा। आहार से ज्यादा निद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आज लोग, हमारे बच्चे सूर्योदय देखते नहीं, 9 बजे 10 बजे उठते हैं, 2 बजे तक पढ़ते हैं। सूर्योदय के समय तक तो पढ़ाई होती है। अब बताइए रात किसकी होती है? आज हमारे जो बच्चे हैं उनमें योग्यता कभी नहीं है, लेकिन उनका जो चिंतन है वो सृजनात्मक नहीं है, विध्वंसात्मक चिंतन है। विद्यादाता के विनय वाली बात नहीं है, उद्दंडता की बात है। क्यों? उनका ज्ञान का जो समय है वो रात्रि का ही। रात्रि जो है वो निशाचरी होती, अज्ञान का प्रतीक होती है। वो ज्ञान भी अज्ञान को देती है, अज्ञान उत्पन्न कर देती है। इसलिए दिन जो है पढ़ने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आप उठ करके दैनिक कृत्य से निवृत्त हो जाएं, और इसके बाद अगर आप ध्यान करेंगे तो वो जो बुद्धि होगी, सात्विक बुद्धि होगी, सतोगुणी बुद्धि होगी। तो इस प्रकार से निद्रा के लिए 6 घंटे आवश्यक है, और भी 10 से 4 के बीच में रात। दूसरी चीज निद्रा, थोड़ा सा इसमें हम इधर उधर भाग गए समझाने के लिए, उसके लिए आप उदाहरण के द्वारा हम ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं। तीसरी चीज जो है चरक संहिता ने बताई, नंबर 1 आहार, नंबर 2 निद्रा, और नंबर 3 ब्रह्मचर्य। यह ब्रह्मचर्य का शरीर को धारण करने वाली 7 धातुएं होती हैं। जो आप भोजन करते हैं 3 घंटे में उसका पाचन होता है, और 3 घंटे बाद उसके 2 भाग हो जाते हैं, सार भाग और मल भाग। मल भाग के 2 भाग हो जाते हैं, ठोस भाग, द्रव भाग। ठोस लैट्रिन और द्रव पेशाब हो जाता है।
सार भाग जो बचता है उससे 7 धातुओं का निर्माण, रस, रक्त, मांस, मेदा, अश्म, मज्जा, सुख, ये 7 धातुएं होती हैं जो शरीर को धारण करती। एक धातु के बनने में 5 दिन रात का समय लगता है। 7 बना 35। आज जो आपने भोजन किया है 35 दिन बाद उसका वीर्य बनेगा। क्रमशः मात्रा कम होती जाती है, पावर बढ़ता जाता है, क्षमता उसकी बढ़ती जाती है। तो और उसके और 5 दिन रात बाद उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। एक हिंदी में कहावत, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। है? पाप का अन्न खाया है तो पापात्मक विचार बनेगा, पुण्य का अन्न खाया तो पुण्य अच्छे विचार बनेंगे, अपने परिश्रम का अन्न। और अगर इस तरीके से आपने किया तो वीर की रक्षा होगी। आज स्थिति ये है, वो बड़े बड़े जो मोबाइल हैं ये हर घर में, हर जितने सदस्य सबके पास होंगे। नाश्ते लिए खाना करके 1 पाव दूध पियो, अरे कहाँ आपने 1 पाव दूध की बता दी, इतना कहाँ। और मोबाइल में पैसे डालाने की तब 20,000 के मोबाइल रखे हैं बच्चे भी, और हमसे ज़्यादा वो उनको टेक्निकलिटी सब मालूम है। तो ये जो है देखते हैं, ट्रेन में बैठे हैं हम तो ट्रेन में आते जाते हैं, हर एक हाथ मोबाइल और कान में लगाए, ऐसे जाने कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक मेहरोत्रा जी थे, काफ़ी प्रौढ़ थे, 60 साल के आसपास उम्र होगी, और वो रहते थे गुरुदेव पैलेस, ट्विन टावर, और क्लिनिक यहाँ बुद्धा देवी के पास थी। तो वहाँ से जा रहे थे अपने घर की तरफ स्कूटर से, और कान में लगाए थे मोबाइल सुनने वाला नहीं जो होता है, और वो गेट बंद था उसका रेलवे का, तो वो जैसे ना लोग नीचे से निकाल लेते हैं, निकाला और निकाल करके उधर ट्रेन आ रही थी, उसी में चपेट में आके खत्म। तो कहने का आशय ये है कि ये जो आजकल के आधुनिक उपकरण हैं जितने लाभकारी हैं उससे ज़्यादा हानिकारक हैं। उसमें अच्छे विचार भी हैं, अच्छे कार्यक्रम भी हैं, लेकिन अच्छे कार्यक्रम देखते कितने लोग। तो जो जैसे कार्यक्रम आप देखेंगे उसी प्रकार की मानसिक स्थिति बनेगी, मानसिक चिंतन बनेगा, और मानसिक चिंतन से धातु विकार होगा, है? और उससे जो ब्रह्मचर्य है वो प्रभावित होगा। इसलिए अच्छा चिंतन करें, शुभ विचार बोलें, शुभ चिंतन करें, शुभ चीज देखें, शुभ सतोगुणी है पदार्थ का सेवन करें। एक जगह प्रदूषण पर चर्चा हो रही थी, तो कोई पर्यावरण प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, आज पे अपना अपना आर्टिकल लेके लाए थे, बोल रहे थे। हम ऐसे ही पहुंच गए, तो हमने कहा हम श्रोता बने रहे, वक्ता नहीं बने। तो एक हमारा शिष्य था, वहाँ जबरदस्ती नाम कर दिया। तो हमने कहा भाई ठीक है। तो वहाँ हम वाक प्रदूषण पर बोले थे। वाक प्रदूषण, आज लोगों की वाणी बहुत प्रदूषित हो गई, और शब्द ही ब्रह्म है। आकाश का गुण शब्द है, गंधवती पृथ्वी जल रसमय है, वायु स्पर्शमय है, अग्नि रूपमय है, और आकाश शब्दमय। आकाश सर्वव्याप्त है, इसलिए शब्द भी सर्वव्याप्त है, और शब्द ही ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म सर्वव्याप्त। ब्रह्म को कलुषित न करें। भाई कोई गंदी बात बोला कान सुनने काम करेगा, लेकिन आप अपनी वाणी को तो पवित्र रखें, उससे तो गंदी बात ना निकालें। ऐसा क्यों हो रहा है? आज लोगों का जो भोजन है सात्विक की जगह तामसी राजसी हो गया। लहसुन प्याज, कड़वा खट्टा चटपटा, ये लोग खूब खाए। उसी प्रकार का चिंतन होगा तो सात्विक भोजन करें, हैं? और उससे सात्विक चिंतन होगा, जिससे हमारे वीर की रक्षा होगी। आयु घृत, आयु ही घृत माने घी है, जीवनी शक्ति प्रदान करता है। छांदोग्योपनिषद का नाम सुना होगा, उसमें त्रिक तत्व का चिंतन है। अन्न जल तेज, अन्न माने आहार, जल माने जो माने फल वगैरह, उसमें जलीय रस तो ज़्यादा होता है रस, और तेज माने स्निग्ध पदार्थ। वो तो कोई लंबा उसका व्याख्यान है, केवल तेज पर हम बताएंगे। जो स्नेहन है,
जितना भी विभिन्न गेहूं में भी चिकनापन होता है, जौ में नहीं होता, तो विभिन्न पदार्थों के माध्यम से शरीर में जितना चिकनापन जाता है उसके 3 भाग हो जाते हैं, प्रधान भाग, मध्य भाग, सूक्ष्म भाग। प्रधान से हड्डी मजबूत होती है, हड्डी के बीच में एक मज्जा लसदार पदार्थ होता है, तो कहते सूख जाता है। आज डॉक्टर जो है मना करता घी मत खाओ, मालिश मत करो, आदमी ने घी खाना बंद कर दिया, मालिश बंद। पहले पहलवानी लोग करते, घंटों तेल मालिश करते थे, नसें मुलायम होती, हड्डी लोच होता था। आज ले तेल मालिश बंद कर दी, वायु रोग संबंधी, गठिया बाई है, जोड़ों का दर्द है, ये सब क्या है, ये शुरू हो गया। और माँ जो सूक्ष्म तत्व है उससे वाक शक्ति का विकास, वाक माने वाणी, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, जैसे हम शिक्षक लोग हैं, वकील हैं, संगीतकार, इनको चिकना पदार्थ ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अब डॉक्टर मना करता है इसलिए लोग, तो ब्रेन हेमरेज क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। हमने एक नई व्यवस्था शुरू की, मरीजों को बताना कि देसी घी भीमसेनी कपूर बराबर बराबर पीस के मिला लो, कांच की शीशी में रख लो, और 1-4-7 का समय सांप तो लगभग बाई को होता है, उस समय उंगली में डुबोया और नाक के अंदर एक बूंद लगा लिया, ऐसे से बंद, कनपट्टी में, मस्तक में लगा लिया, आँख में ऑपरेशन नहीं तो आँख में लगा लिया। इससे मानसिक तनाव, उलझन, ब्लड प्रेशर है और क्या नाम है, डिप्रेशन में लाभ होगा। इसको लोग स्वीकार करते हैं, तो खाने को थोड़ा बता रहे हैं। और लगाने से ही गंधवती पक्षी, भाई जब तक जीवित है प्राणी सांस तो लेगा ही, सांस के माध्यम से पूरा सर्कुलेशन होता है और वायु को समन होता है। तो इस तरीके से इससे काफ़ी लाभ हो रहा है। तो हमारा निवेदन यही है कि 2 बातें हमने बताई, हेतु लिंग ईश्वरम स्वस्था तो प्राणम, हेतु लिंग लक्षण और औषधि का ज्ञान, 3 चीज़ें। और स्वास्थ्य रक्षा के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मूल मंत्र हैं चरक संहिता के, जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। समय बहुत हो गया है, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सर्वस्व। कोरोना काल में आचार्य जी के द्वारा बताया हुआ भीमसेनी कपूर और देसी घी सम मात्रा में, कई मरीज आपके पास में आए जिनकी ऑक्सीजन जो है कम हो गई थी, अन्य दवाएं पास में उपलब्ध नहीं थी। ऐसे समय में आचार्य जी ने इसके द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति बहुत शीघ्र की। आचार्य जी ने जितनी बातें भी बताई हैं, सब ये जो हमारे यहाँ पर जो 2 ग्रंथ रखे हुए हैं, इन्हीं के अंतर्गत चिकित्सा में या व्यक्ति बीमार ही न पड़े, आयुर्वेदज्ञ उस पर ज़्यादा विचार करता है, आपको बार बार समझाता है, कभी कभी कठोर वचन भी बोल देता है कार्यक्रम में है कि आप बीमार ना पड़े, क्योंकि बीमार में आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार वो भी चपेट में आ जाता है। और अगर कहीं कुछ लंबी बीमारी पकड़ लेती है तो अपने परिवार के लोग, अपने साथ के लोग, वो भी ऊबने लगते हैं और भगवान से विचित्र प्रार्थना करने लगते हैं कि ईश्वर आप इनकी सुन लो। वो उनके लिए नहीं, अपनी भावना के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनकी सुन लो। तो हम लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आचरण, हमारा आहार विहार वो अति उत्तम हो, जिससे हम बीमार ना पड़ें। क्योंकि चिकित्सक जो है नए नए फंदे में लोगों को डालता जा रहा है। आजकल एक ये पैकेज में जांच आने लग गई। पहले जो रोग से संबंधित जांच होती थी केवल उतनी ही जांच कराते थे, अब उस पर पैकेज चालू हो गया है। उसमें कोई ना कोई कमी आपके निकलेगी ही, क्योंकि शरीर जो है वो व्याधि का मंदिर है, उसमें कोई ना कोई कमी निकलनी है और उसी चंगुल में आप जीवन पर्यंत फंसे रहेंगे। आयुर्वेदज्ञ
इन जगहों से आपको बचाने की कोशिश करता है, तो भले ही उसकी बात कटु जान पड़े, पर आप उससे रुष्ट ना हो और उसकी कही हुई बातों को मनन करें, तो आपका जीवन सफल होगा। और हमारा जो आज का ये कार्यक्रम है उसकी भी सफलता इसी में है। आप सभी लोग यहाँ पर पधारे, अपना अमूल्य समय दिया, यह हमारा परम सौभाग्य है। चरक जयंती के अवसर पर प्रभु ने ये कार्यक्रम करने का अवसर मुझे भी दिया। हम आप लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं और सभा का समापन भी यही करते हैं। भैया भैया सबसे हस्ताक्षर मोबाइल नंबर ले लो, ले लो। सबसे है सबके पास।